हेलो एवरीवन। हम लोग अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ग्रुप ऑफ चैप्टर्स रैदर, दैट इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स का मतलब कि इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। मॉडर्न नाम क्यों पड़ा है, मॉडर्न फिजिक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज जैसे कुछ लॉज हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, हीट के कुछ लॉज हैं जो अब्सोल्यूट हो चुके हैं, उसमें और कुछ नया होने का कोई संभावना नहीं। बट जो यहाँ पढ़ाई है मॉडर्न फिजिक्स में, वो उन्हीं टॉपिक को इस ग्रुप में रखा गया है जिनमें आज भी रिसर्च चल रहे हैं, जिनके बारे में आज भी पढ़ाई चल रही है। उसमें जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई चेंज हो सकता है ना। तो उन सबको मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया है। हमारे लिए कौन कौन चैप्टर्स इसमें होंगे? तो पहला होगा हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम लाइट एज पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। लाइट एज वेव और रे आपको पढ़ाई हो चुकी है। ये है लाइट एज पार्टिकल। अगर लाइट को पार्टिकल माना जाए तो क्या क्या प्रभाव होंगे। दूसरा चैप्टर इसी में आएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब जैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ टाइप को पढ़ेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। डुअल नेचर पढ़ेंगे हम लोग, डुअल नेचर ऑफ मैटर मतलब। थर्ड होगा हम लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो एक लिमिट है हम लोग का बस बोहर मॉडल तक सीमित है। बोहर मॉडल की पढ़ाई हमारे यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। केमिस्ट्री में इसके बियॉन्ड भी आप पढ़ते हो, ऑर्बिटल थ्योरी है, सब कुछ, वो सब नहीं पढ़ना हम लोग को, सिर्फ यहाँ पर बोहर मॉडल पढ़ना है। फोर्थ पढ़ाई होगा हम लोग को न्यूक्लियस की पढ़ाई, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। और फिफ्थ एक टॉपिक है एक्सरेज। एक्सरेज नाम सुनाई है, एक्सरे कराते हैं सब लोग, एक्सरेज। इसके अलावा भी एक टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कुल मिला के आपको 6 हेडिंग्स है, इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ने जा रहे हैं। इनके बारे में कुछ भी आगे बोलने से पहले हम पूरे चैप्टर का जरा से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बताना चाहते हैं आपको। आप इन 6 चैप्टर को मिला लीजिए तो ये स्कोरिंग बहुत है, ये चैप्टर स्कोरिंग बहुत है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 ये आ जाता है, इसमें से आता है। क्योंकि होता कि, लेकिन स्कोरिंग का वजह क्या है? स्कोरिंग वजह ये है कि ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें बहुत डिटेल हमारी पढ़ाई नहीं है। हम लोग क्लास 12 में बहुत सीमित पढ़ाई है, कुछ छोटे मोटे लॉज हैं जो कंफर्म हैं, कुछ हिस्ट्री है वो पढ़ना है, इसलिए उसके फॉर्मूले फिक्स है, उतना ही फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले फिक्स हैं, उन्हीं फॉर्मूले पे डाटा पुट करना, आंसर लाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन स्कोरिंग बहुत है। तो किसी भी कंपटीशन देने वाले बच्चे से इम्पोर्टेंट ये होता है, वो ये देखता है कि हमको क्या होगा, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बात नहीं, हाउ टू स्कोर बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये तो इसका अच्छा ही बताया कि स्कोरिंग बहुत है और सीधे फॉर्मूले पे हो जाना है, बट इसमें एक बुराई है। इन सभी चैप्टर में बुराई क्या? कैलकुलेशन बहुत टेढ़े मेढ़े इसमें है, और भी कैलकुलेशन से जोड़ घटाना, डिवाइड मल्टीप्लाई, यही वाला
ऐसा नहीं कैलकुलस लगाना है और कोई बड़ा सा मैथ लगाना, ऐसा नहीं है। बट वो जो मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, वही बहुत रिगरस है। सारे जो इसमें कॉन्स्टेंट्स है ना, वो सब डेसिमल्स में है, वैल्यूज मेजर डेसिमल्स में है, बड़े बड़े वैल्यूज है, कैलकुलेशंस है। तो अक्सर हम देखते कि बच्चे वो कैलकुलेशन में उनका दिल नहीं लगता। तो इसलिए मेरे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं ये सब बातें आपसे कर रहा हूँ कि बात हम लोग यहाँ दिल लगाने और दिल तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये बताइए सर, और हम उसमें लग के करेंगे, है ना। तो आप देखेंगे कि जितना एम्फेसिस हम आपको इस चैप्टर समझाने में लगाएंगे, उतना ही करीब करीब कैलकुलेशंस पे ध्यान देंगे। कि हम कैसे कर रहे हैं, हम समय कैसे बचा रहे हैं। हम भाई हमारा एग्ज़ाम हम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स है, तो हमको जो हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, बोर्ड्स होते हैं उसमें तो आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है। बट यहाँ पे क्या है कि आंसर्स दिए रहते हैं, तो ये एक एडवांटेज है कि आंसर दिए में आंसर निकालना नहीं, पहचानना टाइप का है। तो जब हम इसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स नहीं लगानी है, कैलकुलेशंस हैं, तो हमको उस पर ध्यान देना है। हम हर बार आपसे कैलकुलेशन करके खुद दिखाएंगे, देखो इसको ऐसे करने से जल्दी सॉल्व हुआ, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, तो वो करना है। हम अभी 2-4 लाइन और बोलेंगे, बिकॉज ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो बता रहे हैं कि यही गड़बड़ करते हैं। अदरवाइज जो बच्चे एकदम हो जाता है कि सर बताओ क्या करना है, कौन मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर, मैं कर दूंगा, उनका बेटर स्कोर होता है। लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से नहीं होना है, उसको ना बहुत सावधानी से करना है, सबसे तेज करना है। पूरा पूरा करेंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, कंपटीशन नहीं होगा। इसलिए हमको उसमें ट्रिक्स है, कैलकुलेशन के भी ट्रिक होंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा तैयारी, ये चैप्टर जब हम फिनिश करने जा रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हमको कैलकुलेशंस करना है। अच्छा, एक बात और, हम देखते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ये इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना है, तो उनको लगता है ये तो हम बहुत जानते हैं, तो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, छोड़ो ये हो जाएगा, आंसर हो गया, सर देख लो क्या आंसर लाते हैं, ये आंसर क्या है, ख़त्म करो, ये हम एग्जाम में कर लेंगे। अगर आप थोड़ा भी हम पर विश्वास करते हैं तो ये गलती मत कीजिएगा। आज जो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं वो एग्जाम हॉल में नहीं होगा, इससे बुरा होता है। जो घर में करते हो उससे बुरा रूप वहाँ आता है। तो दिक्कत क्या है ना कि आप छोटे से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले तो वही सीखे थे मैथ में, तो लगता था इतने छोटे थोड़ी कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हम तो आईटीएन हैं और ये है, जब वो बनेंगे, ये कौन करेगा। अगर वही करने से आईटीएन बनना है तो फिर वही करना होगा, छोड़ने से तो आईटीएन नहीं बन जाएगा ना। सो कैलकुलेशन करना ही। कौन पहले करता है, कौन पहले आंसर लाता है, बहादुरी इसमें है। सुन रहे बात। इसलिए एक लास्ट रिक्वेस्ट, फिर आई विल स्टार्ट द चैप्टर। दोज हु हैव, जो सो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उनका आंसर नहीं आया, उनको मेथड आ गया, फॉर्मूला आ गया, सब कुछ समझ आ गया, बट दे हैव नॉट गॉट द आंसर, please make yourself understand that you don't know modern physics. सबसे मैं I'll repeat this statement because I'm living, मैं इसके साथ जी रहा हूँ इतने दिनों से, मैं इस समस्या के साथ। क्या कि वो कुछ लोग ये कर देंगे, यहाँ कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, बस आंसर आ जाएगा, सच में आ जाएगा, एंड देयर इज नो अदर वे बिकॉज देयर इज द ओनली फॉर्मूला। आई नो दैट इज द ओनली वे, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू, अपने को समझाइए कि if you're not getting the answer, don't say you know the formula, you know the method, I know the chapter. Here we are not to understand the chapter and formula. Here we are to explore the answer. and वो भी सबसे तेज। अगर नहीं करेंगे तो इस चैप्टर, इन पढ़ाई कोई मतलब नहीं। फॉर्मूले लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगा। फिर तो पढ़ाने के लिए कुछ 2 घंटे चाहिए, पूरा चैप्टर पूरा ही हम आपको 6 टॉपिक खत्म कर देंगे 2 घंटे में। हम आपको भी वैसे करें तो मैं भी वैसे कर सकता, बट जैसे हवा में, सब हवा में रह जाएगा। सो आई बिलीव इन यू,
एंड इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हर बार आप कैलकुलेशन करेंगे। इन दिस वेरी चैप्टर और चैप्टर्स में अलग ढंग से पढ़ाऊंगा आपको। कौन सा इस थ्योरी लिखाई जाएगी काम भर की, और जो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखूंगा बोर्ड पे, जिसके मैं ऑप्शंस लिखूंगा। और समझदार बच्चा वही होगा जो आंसर नहीं ले आएगा, ऑप्शन ले आएगा। समझ मेरी बात? लास्ट आंसर नहीं लाना है, ऑप्शन ABCD में से कौन नहीं बताएगा। तो आप बहादुर तब कहलाएंगे जब आंसर लाने से पहले अपने ऑप्शन टिक कर दिया। इसलिए इस चैप्टर में हर क्वेश्चन का मैं ABCD लिख दिया करूंगा, फिर देखता हूं कौन पहले करता है ना। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ सब कुछ करिएगा, नोट्स कॉपी रखिएगा, हर चीज नोट में लिखिएगा। तो पहला हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लाइट एक पार्टिकल है, पहले तो ये पढ़ा जाए। लाइट एक पार्टिकल होगा तो क्या क्या होगा। सबसे बड़ा चीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, दैट इज लाइट एज पार्टिकल। लाइट एज पार्टिकल लेंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, लाइट को वेव और पार्टिकल कब कब लेना है, ये एक बात आप जानते होंगे। फिर भी सिंस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि जब लाइट का जो वेवलेंथ है वो बड़ा हो, किससे, लाइट का जो वेवलेंथ है, वो वेव लिखे ना यार, वो छोटा हो किससे, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, यानी जिससे टकराना है उसको, जिससे टकराना है, जिस पे पड़ना है, तो ये लेना है। और लेमडा अगर साइज ही छोटा पड़ जाए, जैसे ये हुआ था आपका लेंस, मिरर, स्लिट एटसेट्रा, लेकिन अगर साइज ही छोटा पड़ जाए किससे, वेवलेंथ से, तब जाके वहां पे हम लाइट को पार्टिकल लेते हैं, तब जाके फिनोमेना समझ में आता है। जैसे इसका एग्जांपल है क्या, एटम्स पे, इलेक्ट्रॉन्स पे टकराता है लाइट, केमिकल बॉन्ड्स हैं इन पे गिरता है, तो लाइट को जब हम फोटोन मानते हैं तब जाके वो हम समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आता। तो यही हम लोग आज लाइट को पार्टिकल मान के जो होगा वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइट एज ए फोटोन, फोटोन पार्टिकल नेचर का नाम है। लाइट को जो हम पार्टिकल मानते हैं तो जो पार्टिकल ना कह के उसको हम फोटोन कह देते हैं। मैंने एक बार हमने लाइट को फोटोन कह दिया, इसका मतलब हमने उसको पार्टिकल मान लिया है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट्स मतलब ये हुआ कि जो बातें अभी आपको नोट करवाने जा रहे हैं हम लाइट के बारे में, ये थ्योरेटिकल है। लाइट को फोटोन मानना एक थ्योरेटिकल बात है, मैंने थ्योरी बनाई जा रही है, थ्योरेटिकल बात नहीं है, मैंने साइंस है। लाइट को पार्टिकल मानना एक कॉम्प्लीट साइंस है, ये प्रूवन साइंस है। सब कुछ इसे लैब में प्रूव हो चुका है कि लाइट पार्टिकल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट लाइट पार्टिकल मानेंगे तो क्या क्या एज्यूम करेंगे, ये हम नोट करने से गैस होता है। तो कुछ गैसेस मानते हैं आप कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो ये बात एजम्पशंस लेते हैं ना। वैसे फोटॉन्स का भी जो फोटोन को डिफाइन करने के लिए जो थ्योरी मानी गई वो हम नोट करने जा रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए। पहली बात, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सब लोग, लिखा जाए।
photons are stable, comma chargeless, stable, comma chargeless, comma massless, elementary particles, stable, chargeless, massless, elementary particles that exist only at speed c, that exist only at speed c. क्या क्या ये इस पे हम लोग थोड़ा समझेंगे, लेकिन लाइट को पार्टिकल मानना एक नई बात है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात हम लोग करेंगे। क्या लाइट एक पार्टिकल, जब आपने फोटोन किया तो चार्जलेस, चार्ज नहीं है, चार्जलेस फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस। और क्या लिखे आप, स्टेबल, पहले तो लिखिए स्टेबल पार्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक एक जो बात लिखा है इसमें बहुत सारा राज छुपा हुआ है, यही थ्योरी है, यही डिफाइन करता लाइट को। स्टेबल कहने का मतलब ये हुआ कि फोटोन, लाइट को जब फोटोन मान लेंगे तो ऐसा नहीं कुछ चलते चलते समाप्त हो जाएगा या टुकड़े में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्टेबल है वो, चलते रहेगा। स्टार्स कितने हजार लाइट ईयर्स, सोचिए कितना दूर है, वहां से लाइट फोटोन्स आते हैं और अर्थ पे पहुंच जाते, आपके स्टार्स को देख पाते हो। तो जो फोटोन उस स्टार से चला वही फोटोन आपके आंख तक आता है। सन को आप देखते हैं 8 मिनट से ज़्यादा समय लगता है फोटॉन्स को यहाँ आने में। अब वो फोटोन को जब आपके आंख में गया तो जो फोटोन सन से निकला था वो फोटोन, और जो आपके वो चल के जब आप 8 मिनट से ज़्यादा समय तक चला और जब आपके आंख में आया तो वो फोटोन एग्जैक्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, स्टेबल है। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो नॉन स्टेबल होता है, जो आप स्टेबल इतना स्टेबल पर इम्फेसिस दिया जा रहा है? जैसे आपने सुना होगा एटम्स में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नाम सुना ही है। न्यूट्रॉन्स अनस्टेबल चीज होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है तभी तक स्टेबल होता है। अगर न्यूट्रॉन कैसे छोड़ दिया जाए चलने के लिए तो कुछ 15 मिनट के आसपास में वो, अगर फ्री न्यूट्रॉन अगर चल रहा है तो फ्री न्यूट्रॉन चलते 15 मिनट के आसपास में टुकड़ा टुकड़ा टूट जाता हो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो में टूट जाता है, अपने स्वतः स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज हो जाता है। बट ऐसा फोटॉन्स का नहीं होता है, वो बिना टूटे बदले एकदम चलते रहते, स्टेबल है। स्टेबल हो गया। चार्जलेस समझते, चार्ज नहीं होता। मासलेस, पहली बार हम लोग कोई चीज पढ़ने जिसमें मास नहीं है। हम जो भी फिजिक्स में पढ़े हैं सब में मास है ना, ऑब्जेक्ट्स में मास है मतलब। बट मासलेस तो एक ही चीज है, कौन? फोटोन। फोटोन में कोई मास नहीं माना जाएगा। लाइट जो फोटोन से आती है इसमें कोई मास नहीं। और क्या लिखे? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब क्या? जैसे एटम, एटम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, वो कई चीज़ों से मिलकर बना है। न्यूक्लियस इज नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल, वो न्यूक्लियन से मिलकर बना है। आज के समय में, हालांकि हमारे पढ़ाई से बाहर की पढ़ाई है, प्रोटॉन्स में भी टुकड़े टुकड़े होते हैं। प्रोटॉन्स भी सुना है क्वार्क से कुल मिलकर बना हुआ है, बट नहीं। फोटॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है। अब ऐसा तोड़, मैंने फोटोन एलिमेंट्री मतलब क्या? फोटोन कैसा तोड़ टुकड़ा में आधा फोटोन नहीं कर सकते। एक फोटोन को 2 टुकड़े में नहीं तोड़ सकते कि आप आधा लो, ऐसा नहीं कर सकते। वो टूट नहीं सकता, तो एक है, वो एलिमेंट्री है, उससे छोटा नहीं होगा वो, ये मतलब। और फिर क्या लिखा है? दैट एग्जिस्ट ओनली एट स्पीड सी। ये तो और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। दैट एग्जिस्ट ओनली एट स्पीड सी का मतलब होता है कि फोटोन का स्पीड जब होगा तब सी ही होगा, सी से कम नहीं होगा। लाइट फोटॉन्स का स्पीड हमेशा सी होगा। अब एक बहुत बड़ा बहस छिड़ने वाला हमारा आपका, कि लाइट जब किसी कांच में, ग्लास में, पानी में चलती थी तो वहाँ स्पीड हो जाता था c/μ, और वैक्यूम में ना c होता था, किसी मीडियम तो c/μ हो जाता था। तो सवाल उठता है कि फिर ये जो c/μ कह रहे हैं, फिर ये क्या हुआ?
अभी तो सर आपका तो लाइट की वेलोसिटी सी बाई म्यू होता है मीडियम में। अभी क्या कहा जा रहा है कि फोटोन की वेलोसिटी हमेशा सी होगी, कहीं भी फोटोन चलेगा तो सी से ही चलेगा। अब ये क्या चीज़ है, एक नया बॉल है ये। दिस पॉइंट नीड्स explanation, so I will explain. Actually, a better definition of photon is कि the entity which moves with speed c is a photon. c से चलने वाला एंटिटी को ही फोटोन कहते हैं। और कोई मास होगा तो मास कभी c से चलेगा नहीं। कोई मास का वेलोसिटी कभी c नहीं हो सकता। c मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, मासलेस का ही हो सकता है। वो भी मासलेस में कौन है, फोटॉन्स है। अब मुझे आपको ये समझाना है कि ये क्या चीज़ है कि लाइट की वेलोसिटी सी बाई म्यू हो सकता है और आज फोटोन कह रहे हैं तो आप उसको सी कह रहे हैं कि सी से कम कब जब चलेगा तो सी से ही चलेगा। ये क्या चीज़ है, तो ये समझना है। देखिए, अगर हम ये नहीं जानेंगे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सी जैसे कांच में, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से लाइट चल रही है और यहाँ पे कांच है, तो यहाँ स्पीड सी हो गया, जब इसमें आई तो स्पीड सी बाई म्यू हो गया। और फिर जब यहाँ निकली तो फिर इधर भी एयर ले लिया है, वैक्यूम मतलब एयर वैक्यूम इधर भी ले लिया है। तो यहाँ स्पीड सी था, यहाँ सी बाई म्यू था, यहाँ सी हो गया। तो ये क्या हो, और अभी पढ़ाई हो रहा कि नहीं, फोटोन की वेलोसिटी जब होगी तो सी होगी, यानी जब यहाँ से लाइट यहाँ जाएगा तो फोटोन गायब हो जाएंगे, सी बाई म्यू पर चलते नहीं होगा, यहाँ फोटोन नहीं, फिर यहाँ फोटोन हो जाएंगे। फिर फोटोन आया, फोटोन गायब होगा, फिर फोटोन कहाँ से पैदा हो गया। तो ये अगर हम नहीं समझेंगे तो ये ऐसी अजीब अजीब सी कौन थ्योरीज आपको मन में आएगा और सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है। पहले तो ये गांठ बांध लीजिए सब लोग कि फोटोन हमेशा जब चलेगा तो सी से ही चलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कैसे? अब लाइट को जब फोटोन माने तो चलिए वैक्यूम में सी हुआ। जब फोटॉन्स किसी मटेरियल मीडियम में जाते हैं तो अब तो आपको फोटोन को मानना है, मतलब आपको उस मटेरियल के एटम्स, बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स सबसे इंटरेक्शन लेना है। तो होता क्या है कि जब ये लाइट चलता है ना, फोटोन चलते हैं तो पहले जहाँ टकराते हैं वहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे आपने बोहर मॉडल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था कि एटम पे जब फोटोन गिरता था तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते थे, फिर हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते थे, और फिर वहाँ से जब लौटते थे तो वो फोटोन बाहर निकाल देते थे। और इस एक्साइट होना और डी एक्साइट होना में एक टाइम का लैग होता है। ऐसा नहीं कि सीधे एक्साइट हो गया फिर वहाँ से डी एक्साइट होकर चले आए। दिस ए टाइम लैग ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आएगा बोहर मॉडल तो वहाँ बताया भी जाएगा कि जो लोगों से हाई जाते तो वहाँ से आने में उनको समय, वहाँ थोड़ा सा टाइम का लैग होता है। तो आप अभी के लिए यही समझेंगे कि जब लाइट फोटॉन्स चलते हैं तो अगर मटेरियल मीडियम आ गया तो वहाँ उनसे वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर एमिट होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते फिर एमिट होते हैं। अगर वैक्यूम है तो कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है तो उसी से चलते रह जाते हैं। बट जब मटेरियल मीडियम आता है तो आए, एब्जॉर्ब हुए, थोड़ा देर रुके, फिर चले, फिर रुके, फिर ऐसा चलते, रुक चलते, एब्जॉर्ब एमिट ऐसा चलते रहते हैं। तो क्या होगा, अगर आपको मटेरियल में चलना है तो थोड़ा थोड़ा जो टाइम लैग हो रहा है, तो जो आपको जो एवरेज स्पीड होगी इस मटेरियल मीडियम को पार करने का, जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या हो, कम हो जाएगा। और वो होता है सी बाई म्यू, वो सी बाई म्यू हुआ। लेकिन फोटोन जब चला तो सी से चला, यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, रुक गया, चलो। लेकिन जब निकला तो फिर सी से चला, फिर रुक गया, फिर सी से चला, फिर रुक गया, ऐसा। जब फोटोन चला तो सी से चला। अगर मटेरियल के अंदर भी अगर फोटोन चला तो सी से चला। बट जब आप मटेरियल को पार करने के जो एवरेज वेलोसिटी लेंगे दैट इज सी बाई म्यू। सो कहा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट एनर्जी hence the wave is c by mu. But if you talk about the photon, they always travel by speed कितना, c. So this is
यही इसका कॉन्सेप्ट है कि फोटोन जब चलेगा तो सी से चलेगा। तो आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर हुआ, चार्जलेस मासलेस एलिमेंट्री पार्टिकल और स्पीड हमेशा सी रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा जाए। सेकेंड पॉइंट लिखिए कि अनलाइक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, photons cannot be seen directly. Unlike ordinary objects, photons cannot be seen directly. Cannot be seen directly. A photon is observed by detecting the effect. A photon is observed by detecting the effect it has on its surrounding. And it has observable effects. When it either comes into or goes out of existence. Come into or goes out of existence. इस पॉइंट को समझेंगे। ये क्या है? कहता कि जैसे सामान्यतः जो चीजों को हम लोग देखते हैं वैसे फोटोन को नहीं देख सकते आप। कहने का मतलब कि हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वो सामान घर में रखा हुआ सामान देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, है ना, तो जैसे इनको देख रहे वैसे फोटोन को वो फोटोन है ऐसा नहीं देख सकते आप। मूविंग, अच्छा फोटोन तो रेस्ट पे होता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है, फिर ओनली एट स्पीड सी, न कम न ज्यादा न जीरो, कुछ नहीं, चल ही रहा होगा। तो कहता फोटोन, जब आप उसी फोटोन को देख सकते हैं जो आपके आंख में आए, ऐसे कोई जाता हुआ फोटोन हम नहीं देख सकते कि फोटोन वो जा रहा है। समझ रहे बात? तो अगर हम ऐसा कभी देखते हैं तो हमारा कंफ्यूजन है, हम कुछ और चीज देख रहे होते। हम उसी फोटोन को देख सकते हैं जो डायरेक्टली हमारे आंख तक आए। इसीलिए कहा कि इसकी सहायता से हम कुछ चीजों को देख सकते हैं। फोटोन जहां से आया उसकी जानकारी लेके आता है अपने साथ, लेकिन चलता वो फोटोन के ऐसा कोई पैरेलल फोटोन जा रहा हम देख लें, ऐसा नहीं होता। फोटोन तभी देखा जा सकता है जब आता है एंड इट गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारे आंख में आके वो एब्जॉर्ब हो जाता है रेटिना पर, फिर उसका ऑब्जर्वेबल इफेक्ट हम देखते हैं कि हाँ उसका क्या हुआ, कहाँ से आया, कैसा दिखा। बट ऐसा कोई पास कर जाए सामने से तब फोटोन नहीं देख सकते। कहने मतलब कि हम ऐसे खड़े हैं तो जो सामने से फोटोन आया वो तो मुझे दिखेगा, बट ऐसे जाता हुआ फोटोन मुझे नहीं दिखेगा। ठीक बात है। देखो, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही होता है, जैसे हम लोग सन और अर्थ वाला देखिए एग्जाम्पल होता है कि जैसे अर्थ है, ये सन हो गया, और आप यहाँ पे हैं तो डे है, यहाँ है तो नाइट में है, नहीं, लेकिन यहाँ पे जब मून आ जाता है तो मून हमको दिखता है, नहीं, मून लाइट ऐसा रिफ्लेक्ट होके आती है सन से आने वाली रे रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे पड़ती है। मून एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। तो अब सबसे बढ़िया समझने का यही चीज है सन। ये बात अगर आपको ये और थोड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं सर लाइट तो दिखती है, तो लाइट बट बेटा वही दिखती है जो आपकी आंख में आती है। जहाँ आंख में लाइट नहीं है वो नहीं देख पाते हो। उसके लिए प्रत्यक्ष ये एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर क्लियर स्काई हो और फुल मून नाइट हो उस दिन, तो आप मून को तो देखते हो
इस लाइट को देखते हो, बट आपने कभी ये लाइट नहीं देखा। देखा आपने कि वो सन की लाइट आके मून पे पड़ी और फिर लौट के, तो क्या उस लाइट को आप कभी देखें? इसीलिए तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि नहीं, लाइट तो मून से ही निकल रही है कि नहीं। सो आप ये लाइट नहीं देखते, जबकि यहाँ खूब भरपूर लाइट गिरा तभी लौट के आया है। सो दिस लाइट इज नेवर ऑब्जर्वेबल बिकॉज दिस इज नॉट कमिंग इन टू आवर आई। जो आंख में है उसी को देख पाते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो हर बात आपको समझा सकती है। ये बात ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि डायरेक्ट जैसे बाकी चीजों को हम देख पाते वैसे हम फोटोन को नहीं देख सकते। ये जब आके अपने एग्जिस्टेंस से खत्म होता है तब हमको दिखाई देता है, ठीक है। आगे लिखेंगे, ईच, नेक्स्ट लिखे, ईच फोटोन हैज ए डेफिनिट एनर्जी, ईच फोटोन हैज ए डेफिनिट एनर्जी एंड linear momentum. Each photon has a definite energy and linear momentum. Definite energy and linear momentum. क्या क्या? E equal to h nu. H nu, nu is frequency, h is Planck constant. आगे जाके इसको हम लोग एच सी बाई लेमडा भी लिखेंगे। ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, E इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू, एच क्या है? एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 6.610 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। Planck constant is equal to 6.610 to minus 34 joule second. It's a universal constant. मतलब ये कभी बदलेगा नहीं। तो कुछ कांस्टेंट होता है ना, मीडियम बदलने से बदल गए, ऑब्जेक्ट बदलने से बदल गया, बट ये कभी नहीं बदलेगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट एच है, न्यू है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी क्या चीज का फ्रिक्वेंसी? तो सोर्स की फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स। लाइट में आप जानते हैं कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे निकलती है। तो आप जानते हैं कि कोई एक्सेलरेटेड चार्ज होता है जो निकाल सकता है। तो जो चार्ज बॉडी होती है जिससे लाइट निकलती है, उसका जो फ्रिक्वेंसी, वो सोर्स है उसका, जहाँ से लाइटिंग, उसकी एक फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं फ्रिक्वेंसी से। वो फ्रिक्वेंसी जो होगी वही लाइट की फ्रिक्वेंसी। जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी होता है वही वेव का होता है, वही पार्टिकल का होगा। जैसे हम साउंड बोल रहे हैं, तो मेरे जो आवाज़ का फ्रिक्वेंसी है वही फ्रिक्वेंसी का आवाज़ आप भी सुन रहे हो। तो मैं सोर्स हूँ, तो मेरा जो फ्रिक्वेंसी है वही फ्रिक्वेंसी का साउंड अब आपके कान में जाता तो वो सुनते हो। वैसे ही लाइट को पैदा करने वाला जो सोर्स होगा उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वाइब्रेट करने की, उतने फ्रिक्वेंसी का फोटोन निकलता है, वही एच न्यू। एच सी व लेमडा के बारे में हम बाद में बात आपसे करेंगे क्या चीज़ है। एच न्यू तो समझ ही गए, कहा था डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब देखिए, ये एक नया चीज है, नया चीज है। दिस इज चैलेंज टू क्लासिकल थियोरी, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मीन्स न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स मतलब जिसमें न्यूटन्स लॉ आर वैलिड, जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, वो उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और नाउ वी आर स्टडिंग क्या? फोटोन, क्वांटा, क्वांटम फिजिक्स। दिस इज क्वांटम, इन स्टार्टिंग ऑफ क्वांटम फिजिक्स। लाइट को पहले क्वांटा इसीलिए कहा है, उसमें क्वांटा से क्वांटम बना। ये देख रहे हैं, जैसे चैलेंज टू क्या? क्लासिकल थ्योरी। अभी कहा गया कि मास जीरो है, तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से, जिस चीज में अगर
मास नहीं होगा उसमें, मोमेंटम नहीं होगा। एम भी मास जीरो हो गया, भले चल रहा हो सी से, जब मास ही जीरो हो गया तो मोमेंटम जीरो होना चाहिए। सो दिस इज नॉट क्लासिकल थ्योरी, दिस इज क्वांटम थ्योरी। यहाँ के कई लॉज आपके न्यूटन में नहीं लगेंगे, और न्यूटन्स लॉ कई जगह यहाँ नहीं लगेगा। एटम्स में कहाँ न्यूटन्स लॉ लगता है कि नहीं? सो ये अलग बात हो गई। ये इसीलिए पूरे फिजिक्स का 3 सेक्शन है। एक है पूरी क्लासिकल, बीच वाला क्वांटम, और एक है रिलेटिविस्टिक। क्लासिकल जो न्यूटन्स लॉ से जो पढ़ाई होती है वो, क्वांटम जो लाइट को पार्टिकल मान के, और बहुत सारा और भी वेव फंक्शंस, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं वो। एक है रिलेटिविस्टिक, मतलब जब जिस चीज़ की पढ़ाई करो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो, लाइट को टेंड करने लगे, तो फिर बहुत सारा रूल बदल जाएंगे, बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। नाम सुना है ना, आइंस्टाइन रिलेटिविटी, रिलेटिव थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम का लैग होना, मास का बढ़ जाना, ऐसा बहुत सारी बड़ी बातें। तो हर लॉ हर जगह नहीं लगेगा। यहाँ नया लॉ डिफाइन हो रहा है कि ऐसा चीज जिसमें क्या हो, मास नहीं, उसमें मोमेंटम होगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज डिफाइंड एज E/c। C is velocity of light, E is energy, E/c। So ये एकदम नई बात हो गई। नई क्या, वैसे और खतरनाक बात ये आने वाली है कि फोटोन फोर्स लगाएगा। फोटोन किसी चीज पर गिरेगा तो फोर्स लगाएगा, जबकि उसमें मास जीरो है। F=ma में बिना मास के भी यहाँ फोर्स लगेगा। ये क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो ये 2 बात, यही 2 चीजें न्यूमेरिकल डिफाइन किया गया लाइट का। लाइट की फोटोन की एनर्जी h डिफाइन किया गया, और उसका मोमेंटम डिफाइन किया गया E/c। अगर हम इसको इस वाले फॉर्मूले से देखें तो E/c की वैल्यू हो जाएगा h/λ। अभी के लिख लेते हैं। ये जब हम ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे तो ये बात करेंगे आपसे, c/λ h/λ बात होगा। सिंस कर साथ साथ लिखते चल रहे हैं। तो हर लाइट के पास एक एनर्जी है। कहते हैं एनर्जी पैकेट्स होते हैं इतने के, बट खतरनाक बात क्या है कि मास नहीं, फिर भी धक्का मार सकते हैं आपको। लाइट जब हमारे चेहरे पर गिरता होगा तो फोर्स लगाता है चेहरे पर। आश्चर्य नहीं करना है, इसका तो फॉर्मूला पढ़ना हम लोग का सिलेबस की बात पढ़ रहे हैं। हम लोग बताएंगे कि किसी लाइट गिरा तो कितना फोर्स लगाया, पढ़ेंगे अभी हम लोग। चलिए आगे लिखा जाए फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ, फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ, photons of same wavelength from 2 different sources, photons of same wavelength from, या wavelength बगैर frequency बालक लिख लो, photons of same frequency from 2 different sources can never be differentiated, क्या मतलब भाई? 2 लाइट के फोटॉन्स है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो वेवलेंथ भी सेम होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है, भले वो 2 जगह से पैदा हुआ हो, सोर्स ए सोर्स बी, बट अगर ये सेम है तो फिर आप उनमें कोई अंतर नहीं बता सकते। जब मानो एक बार निकल गया तो दोनों फोटोन में कोई क्या अंतर है, कुछ नहीं बता सकते। उल्टा इसका मतलब क्या हुआ, फोटोन की पहचान अपने सोर्स से ही नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी से है। फ्रीक्वेंसी वो है, हर जगह उसका पहचान अपने फ्रीक्वेंसी से है। अगर उतने फ्रीक्वेंसी का 10 फोटोन है तो 200 एक ही, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ये बात है, ठीक है। लास्ट एक और कॉन्सेप्ट में लिखा जाए, ए फोटोन में कोलाइड, ए फोटोन में कोलाइड with material particles
A photon may collide with material particles. मतलब मास नहीं है, फोटोन में मास नहीं है, बट मैसिव चीज़ों से टकरा सकता है। फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, फोटोन किसी एटम से टकरा सकता है, फोटोन किसी प्रोटॉन से टकरा सकता है। मास नहीं है फिर भी एक कोलिजन होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा मानना है। फिर इसकी थ्योरीज बनानी है, फिर इससे फॉर्मूला डिराइव करना है, फिर प्रैक्टिकली प्रूव होना है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों नहीं बोलना है, ये तो कॉन्सेप्ट मान रहे हैं फोटोन ऐसा होगा। मानने से हम थ्योरी डिराइव करेंगे, केसेस डिराइव करेंगे, फिर लैब वाले उसको चेक करेंगे। अगर दोनों सही पाया जाता है तो हमारा मानना सही होगा। साइंस में बालक कोई थ्योरी मानना कभी गलत नहीं होता है। आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन फिर आपको फॉर्मूले, आप थ्योरी से फॉर्मुलेट कीजिए, फॉर्मुलेट करके कुछ रिजल्ट्स निकालिए, कुछ प्रैक्टिकल केसेस के रिजल्ट आप निकालिए फॉर्मूला से, और कुछ लोग उसको लैब में सॉल्व करेंगे। दोनों चीज़ें मैच करती है तो आपको प्रणाम है, आपकी थ्योरी मान ली जाएगी, है कि नहीं। देखो ग्रेविटी F=G(m1m2/r²), दो मास आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आज तक नहीं पता कि क्यों करते हैं, दो मास आपस में अट्रैक्ट क्यों करते, कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े थ्योरी आज भी बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, सुधार हो रहा है, बट वो फॉर्मूला जो न्यूटन ने बनाया, वो फॉर्मूला से जो प्रैक्टिकली नापा जाता है मैच कर रहा है। इसलिए क्यों फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, वो बात पढ़ाई होते रहेगा। हम मून पे तो मार्स पे कहाँ कहाँ जाना चालू कर दिए उस फॉर्मूले से। थ्योरी मानना, वो मानना उन्होंने कैसा नहीं, दो मास फोर्स लगाते आपस में, ये मानना गलत नहीं था, प्रैक्टिकली प्रूव हो रहा है ये बात। इसलिए जो मान रहे हैं कोई गलती नहीं। अब मानते हैं इसके लिए हम जैसे हम मान रहे हैं भाई कोलिजन होगा, तो कोलिजन कराएंगे, मोमेंटम कराएंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, फिर प्रैक्टिकली नापेंगे, अगर मैच करेगा तो हमारा मानना सही हो जाएगा, ये बात ठीक है। आगे लिखा जाए, कल के फोटॉन्स में कोलाइड विथ मटेरियल पार्टिकल्स। हाँ, और लिखो कि द एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज, एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉज can be applied. Energy and momentum conservation laws can be applied during such collisions. During such collisions. ठीक है। मोमेंटम, आप दो जैसे मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला एम बी नहीं लिखाएगा, यहाँ नया फॉर्मूला E/c, वो मोमेंटम लिखाएगा। तो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, और हमारा मासलेस पार्टिकल मासिव से टकराएगा, ठीक है। अब जो मैं बात आपसे कर रहा था कि मासलेस होने के बावजूद भी मासिव से जो टकरा सकता है और किस सरफेस पर गिरेगा तो उस पर फोर्स लगा सकता है। तो फोर्स का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं हम, कितना फोर्स लगेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे हेडिंग में रेडिएशन प्रेशर। लाइट किसी सरफेस में गिरती है तो उस पर फोर्स लगाएगी, और फोर्स पर एरिया हमको वहाँ का प्रेशर देगा, जिसको हम रेडिएशन प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो अभी पहले तो ये बात सब लोग मानिए कि हाँ लाइट फोर्स लगाएगी। किसी बल्ब से अगर हम अपने टेबल लैंप पे से लगाए हैं तो वो लाइट उस टेबल पर फोर्स लगाती है। अब ये बात समझ में नहीं आती या डाइजेस्ट नहीं होती कैसा कैसा फोर्स लगेगा सर। तो एक्चुअली इतना छोटा फोर्स है कि हम जितने फोर्स की दुनिया में जी रहे हैं, जितने बड़े बड़े फोर्स हम खुद ही लगा रहे हैं, ग्रेविटी हम पर इतना बड़ा फोर्स लगाई है, उसकी तुलना में इतना छोटा कि हमारे डेली लाइफ से वो हट गया है, उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, लेकिन फोर्स तो लगता है। मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा और एक दो बात, ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप जब, हम लोग भले डेली लाइफ में इसको ना माने, बट जो
फिल्म बनाने वाले होते हैं वो तो इसको परफेक्टली मानते हैं, खासकर जो फिक्शन बनाते हो तो उसको परफेक्टली बनाते हैं। आपको याद है जैसे एलियंस जो होते हैं, जो फिक्शन नहीं बनाते हैं, एलियंस का स्पेस क्राफ्ट आता है, देखें उसमें से लाइट निकलता है। हम लोगों के स्पेस क्राफ्ट में धुआं निकलता है, बट उनमें से लाइट निकलता है। जैसे धुआं नीचे फेंक कर हम थ्रस्ट लगाते हैं, वैसे वो लोग लाइट फेंक कर थ्रस्ट लगाते हैं। इंसान हमेशा से सोचता है कि एलियन हमसे ज़्यादा समझदार होंगे और वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भी होंगे। नहीं, वो आप लोग फिल्म देखे होंगे, आयरन मैन दिखाता है, उसके शूज में से लाइट निकलता है, वो इतना तेज रॉकेट की तरफ भागता है। तो क्या है, लाइट ही तो है, राइट। लाइट को नीचे फेंकेंगे तो थ्रस्ट लगे, वही जैसे धुआं फ्यूम नीचे भेजते हैं तो रॉकेट थ्रस्ट ऊपर लगता है, वैसे लाइट को जब नीचे फेंकेंगे तो लाइट ऊपर थ्रस्ट लगेगा। तो वो वही फिक्शन ही तो है, बट वो कॉन्सेप्ट वही है, वही लगा करते हैं, है ना। सो ये रियलिटी है। भले हम फिक्शन दिखाते कि हाँ इतना बड़ा लाइट कहाँ से आएगा, सही बात है, बट ये सही है कि हाँ फोर्स लगाता है ना। एक बात बताएं ताकि ये बात आपको थोड़ा डाइजेस्ट होगी, एक फोर्स वाली बात। एक तो ये बात बताया फिल्मों में दिखाते हैं, कॉन्सेप्चुअल हुआ। दूसरा एक चीज़ और है, एक रियलिटी है कि कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स है छोटे छोटे थोड़े, जो कभी ना कभी कुछ सालों में अर्थ के पाथ को काट सकते हैं, रोज ही न्यूज में आते रहता है। तो एक बार का एक प्रपोजल था एक साइंटिस्ट का कि हम क्या करेंगे कि उस पर उस एस्टेरॉइड पे हम एक लगा देंगे, जाके ऐसे जाते हैं मून्स है, दूसरे प्लेनेट का मून्स है, उस पर रोवर्स भेजे गए हैं, तो वैसे ही ये भी भेजा जा सकता है। और वहाँ जाके वो एक मिरर वहाँ जाएगा, मिरर खुल जाएगा, मिरर की तरह खुल जाएगा। वो मिरर हमेशा सन की तरफ फेस करेगा लगातार। वन ऑफ द प्रपोजल है नासा का। तो दैट मिरर विल ऑलवेज फेस टुवर्ड्स सन। सो लाइट आएगी, टकरा के जब लौटेगी तो इट विल अप्लाई क्या, थ्रस्ट ओवर द मिरर एंड हेंस ऑन द एस्टेरॉइड, एंड बाय दैट फोर्स द एस्टेरॉइड विल, द पाथ ऑफ द एस्टेरॉइड विल डाइवर्ट। और वहां तो कुछ बहुत ही पॉइंट समथिंग डिग्री भी डाइवर्ट हो गया तो फिर डीप स्पेस में चले जाएगा। बिकॉज इतना बड़ा सा उसका रेडियस है, सोचो आर थीटा, आर इतना बड़ा है, थीटा थोड़ा बचे तो वो घूम के कहीं और चले जाए, कोई और उसको प्लेनेट खींच लेगा, किसी और दूसरे सोलर सिस्टम में जा सकता है। सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रपोजल है ये चीज़। सो यस, लाइट डू अप्लाई फोर्स एंड हेंस प्रेशर। सो विल डिराइव द फॉर्मूला for that. Okay, first of all let me define something. Intensity of light, कहीं पे अगर हम intensity of light कहते हैं, इसका क्या मतलब होगा, आप लिख लीजिए क्या मतलब होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब भी कहा जाएगा तो मतलब होगा लाइट एनर्जी इंसिडेंट, लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी यूनिट एरिया पर एक सेकेंड में जितना लाइट एनर्जी गिरता है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहेंगे। क्या इसका यूनिट हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या कह सकते हैं वॉट, जूल पर सेकंड को वॉट पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब यही हुआ करेगा, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए एक ये जो सरफेस है ब्लैक बॉडी है, ये सरफेस एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी मतलब क्या होगा, 100% photons will be absorbed। जो भी फोटोन गिरेगा वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इतना ही सब आपके लिए, इतना ही मतलब का चीज। अब यहाँ पर फोटोन्स ऐसे ऐसे गिर रहा है, इस सरफेस पर गिर रहा है, और जो लाइट है ये फोटोन्स की, इसकी इंटेंसिटी दे दी आपको आई।
तो इस सरफेस से हमको बताना है कितना फोर्स लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा बताना है। चलिए, तो हर एक फोटोन की एनर्जी ई मान लेते हैं हम लोग, ई एच न्यू, एच सी लेमडा, ई से गिर रहे हैं, तो हर एक फोटोन का मोमेंटम कितना हुआ, ई बाई सी, और ई बाई सी मोमेंटम से आता है और टकरा कर रुक जाता है, यानी उसका मोमेंटम चेंज कितना हुआ, फाइनल जीरो हो गया, तो ई बाई सी ही हुआ। लिखा जाए कि डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी ऑफ ईच फोटोन इक्वल कितना, ई बाई सी। ई बाई सी का फोटोन आता है, टकरा कर रुक जाता है, ईच फोटोन। ओके, अब सो लिखा जाए, और लिखा जाए नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ओवर एंड number of photon incident per unit area per second is equal to number of photon incident point area per second, मतलब एक सेकेंड में यूनिट एरिया पर कितने फोटोन गिरेंगे। आई क्या था, एनर्जी था, आई टोटल एनर्जी था, आई जूल गिरता है यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में, बट कितने फोटोन गिरे। तो क्या करेंगे, पूरी एनर्जी में अगर नंबर ऑफ एक फोटोन की एनर्जी को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा। सो आई थिंक अगर आप समझ रहे हैं तो ये हो गया आई अपान ई। क्या आप समझ रहे हैं ये कैसे हुआ, समझ में आया कैसे। आई है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपान एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गया, लेकिन कितना दूर पर, 1 मीटर स्क्वायर पर 1 सेकेंड में। ठीक है, इतने फोटोन गिरते हैं, और एक फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, ई बाई सी। तो लिखा जाए, सो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, change in momentum per unit time over unit area, change in momentum per unit time over unit area is equal to I by E, मतलब क्या, number of photons into मोमेंटम चेंज ऑफ ईच फोटोन। टोटल इतने फोटोन गिरे और एक फोटोन कितना चेंज हुआ, इसलिए कितना मोमेंटम चेंज हुआ, आई बाई सी। क्या है मोमेंटम चेंज, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, लिखा जाए, सो लिखा जाए सिंस मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, since momentum change per time is force, momentum change per time, rate of change of momentum change per time is force. So force per unit area, force per unit area is equal to I by C, and hence this is क्या, प्रेशर इक्वल हो गया I by C। ये फॉर्मूला हो गया सर, मोमेंटम चेंज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मोमेंटम चेंज पर टाइम को फोर्स लिख दिया, और फोर्स पर एरिया को हमने प्रेशर लिख दिया। तो ये हो गया प्रेशर, लाइट के गिरने से इतना प्रेशर लगेगा I by C। लेकिन ये तब सही है जब सरफेस क्या है, ब्लैक बॉडी। लिखा जाए, नीचे लिखा जाए, इफ द सरफेस इज ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर
द सरफेस इज ए परफेक्ट रिफ्लेक्टर, देन प्रेशर इक्वल टू 2I/c. Surface is a perfect reflector, then pressure is equal to 2I/c. 2I/c. क्यों? m भी मोमेंटम p से आना, p से लौट जाना, 2p का चेंज हुआ तो डबल प्रेशर चेंज हो जाएगा ना उसमें, 2p का हो जाएगा. ठीक है. फोर्स अगर प्रेशर वाला तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो? I/c इंटू एरिया, और I इंटू एरिया इज पावर. I इंटू एरिया इज पावर. नहीं समझ में आया कैसे था? एनर्जी पॉइंट एरिया पॉइंट टाइम वॉज इंटेंसिटी. हाँ, तो I इंटू एरिया इधर इधर कर दो, ये क्या हो गया? एनर्जी पॉइंट टाइम इज क्या? पावर. तो I इंटू एरिया को पावर कह सकते हैं, इसलिए P/c या 2P/c ऐसा हम चाहें तो लिख सकते हैं. ये ब्लैक बॉडी का हो गया और रिफ्लेक्टर का 2P/c हो जाएगा. ये ब्लैक बॉडी का हो गया, रिफ्लेक्टर का 2P/c. वो तो समझ गए ना बात. मेरा कहना है कि कहीं कहीं इंटेंसिटी न देके सीधा पावर ही दे देता है. 100 पावर का 100 वाट का बल्ब का लाइट गिरा तो पावर से ही निकल जाएगा सीधा. तो फोर्स निकलता पावर P/c लिख सकते हैं, और प्रेशर है I/c चाहे 2I/c. आगे नीचे लिखेंगे इफ द सरफेस इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग. फॉर एग्जाम्पल मान लो 60% रिफ्लेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल 60% रिफ्लेक्ट मतलब पूरा लाइट ना तो पूरा एब्जॉर्ब होता है ना पूरा रिफ्लेक्ट होता है, पार्शियल होता है. तब क्या करेंगे कि हम जितना पार्ट रिफ्लेक्टर का है उसको 2I/c लिखेंगे प्रेशर में, और जितना एब्जॉर्ब का है वो I/c लिख देंगे. तब प्रेशर का फॉर्मूला, जैसे इसके लिए प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा 0.6 इंटू 2I/c और प्लस 0.4 इंटू I/c. ऐसे कर लेना. ठीक है. 0.6 2I/c प्लस 0.4 इंटू I/c. जो जितना रिफ्लेक्टिंग हो डबल हो जाएगा और एब्जॉर्बिंग वाला I/c हो जाएगा. ठीक है. लास्ट बात एक और फिर फिनिश किया जाए. तो इसमें लिखा जाए कि अगर ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो, और लाइट थीटा पर गिरे ऐसा, तो ऐसे थीटा पर जाएगी भी, है ना. परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो, थीटा पर लाइट गिरे, तब प्रेशर का फॉर्मूला बदल जाएगा, हो जाएगा 2I/c cos स्क्वायर थीटा. 2I/c cos स्क्वायर थीटा. एक तो ये कॉस कॉम्पोनेंट आएगा आई का, दूसरा एरिया भी नॉर्मल होना. ऐसे गिरा तो नॉर्मल एरिया लेने के एरिया का कॉस और करना पड़ता है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है. याद कर जाना है. ये थोड़ा आगे हो गया, इतना बात है ना. तो ये हुआ रेडिएशन प्रेशर, सभी केसेस का बता दिया आपको, और लाइट का, परफेक्ट रिफ्लेक्टर का चाहे ब्लैक बॉडी का, है ना. अगर ये ऐसा कुछ भी होता है, जैसे ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है ना,
अगर ये मान लो ब्लैक बॉडी हो तो फिर तो कुछ नहीं करना है, फिर ब्लैक बॉडी का तो थीटा से गिरोगे तो भी फॉर्मूला टू ये इतना ही ब्लैक बॉडी वाला यही आई बाई सी ही आ जाएगा प्रेशर। क्योंकि कोई मान लो कोई बॉल है तो किधर प्रेशर किधर होगा ये बात, फोर्स किधर लगेगा अलग बात है। मतलब ब्लैक बॉडी में कोई ऐसे अभी तो रिफ्लेक्टर तो थीटा से थीटा पर चले जा रहा है ना। अगर ब्लैक बॉडी हो तो थीटा फेंको चाहे 90 फेंको, मोमेंटम चेंज पी का ही आएगा। कोई गिल्ली मिट्टी का बॉल है वर्टिकल फेंको वी से तो एम का चेंज होगा, और ऐसे एंगल फेंको जाके चिपक ही जाना तो एम ही चेंज होगा। तो ब्लैक बॉडी में तो जितना मोमेंटम चेंज होगा जितना था वो टोटल चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्टर में एंगल भी भागा इसलिए कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट नोट लिख लीजिए फाइनल। कि अभी जो हम लोग जो भी ये फार्मूला पढ़े इसमें सरफेस हमेशा फ्लैट ले, भले वो रिफ्लेक्टर हो चाहे ब्लैक बॉडी हो, सरफेस फ्लैट होता था, ध्यान रहे हमेशा सरफेस को फ्लैट लेते थे। बट मान लो कर्व सरफेस पर लाइट गिरा तब क्या करोगे? समझे बात ना? जो जहाँ लाइट गिर रही है इसमें भले लाइट टेढ़ा ठीठा बना दी चाहे वर्टिकल बनाया, वो सरफेस फ्लैट था, बट सरफेस ही कर्व हो तब तो और थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो वहां पे हर एक नहीं आएगा, आपको एक नोट अलग से करके लिख लेना है। लिखा जाए कि फॉर ए कर्व्ड ब्लैक बॉडी सरफेस, फॉर ए कर्व्ड ब्लैक बॉडी सरफेस, कर्व्ड ब्लैक बॉडी सरफेस, if a light be if photon लिखो वाला light photons of intensity I are incident then प्रेशर तो आई बाई सी होगा, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। बट जो फोर्स लेना उसमें आई बाई सी इंटू एरिया जो लोग गए, तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो होगा इफेक्टिव एरिया। क्या मतलब समझाते पहले नोट करो। ऐसे लाइट हमारा है हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ फोटॉन्स ले, हॉरिजॉन्टल वर्ड लिख दीजिएगा वहां पर, हॉरिजॉन्टल मूविंग, हॉरिजॉन्टल चलनी चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी पैरेलल, मतलब पैरेलल बीम ऑफ फोटॉन्स होना चाहिए, जैसे डाइवर्ज या कन्वर्ज ना हो, पैरेलल ऐसे फोटॉन्स चल रहे हो, ऐसे चल रहे फोटॉन्स, देख रहे हैं ऐसे चल रहे हो। तो यहाँ पे कोई जैसे मान लिया हमने रख दिया कोन, रख दिया यहाँ पर एक कोन रख दिया जिसकी हाइट है h और रेडियस है r। तो कहा कि इस पे प्रेशर बताओ, तो प्रेशर तो I बाई सी होगा ये, लेकिन ये ध्यान रहे ब्लैक बॉडी होना चाहिए, तो प्रेशर तो I बाई सी हो जाएगा। लेकिन जो फोर्स लिखोगे उसमें एरिया इफेक्टिव एरिया लेने का मतलब हुआ बालक, सोचो यहाँ एक दीवार होता है यहाँ पर, तो इसका शैडो कैसा बनता? तो शैडो मेरे हिसाब से एक ट्रायंगल बनता जिसका बेस 2r का होता और हाइट h होता। मानते हो बात? यहाँ इस बीम ऑफ फोटॉन्स के परपेंडिकुलर एक दीवार होती तो फोटोन तो एब्जॉर्ब हो जाते, तो वहाँ काला सा शैडो बनता ना, ऐसा ट्रायंगल बनता, बेस 2r का होता, हाइट h का होता। तो वो जो शैडो बना दैट इज नोन एज क्या? इफेक्टिव एरिया। वो कहने का मतलब कि भले टेढ़ा सरफेस पर गिरा बट फोटोन इतने एरिया का ही एब्जॉर्ब हुआ,
इसलिए एरिया ये लिखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर हमको फोर्स लिखना है तो फोर्स लिखना होगा I/c इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कब होगा, जब ब्लैक बॉडी, और होगा तो होगा वो पढ़ाई के बाहर है, फिर तो बहुत हैवी कैलकुलस लगेगा, वो डेविएशन बहुत बड़ा बात है, वो सब नहीं होने वाला। ये भी रेयर आता है बट जानते रहना है, मेंस वाला कभी भी कुछ भी पूछ लेता है, ये बात जानना है। ब्लैक बॉडी होगा, पैरेलल बीम ऑफ फोटॉन्स होंगे, तो ब्लैक बॉडी है तो I/c होगा, कहीं भी I/c होगा। लेकिन फोर्स निकालना है तो वो इफेक्ट एरिया कौन सा लेंगे, तो इसका जो शैडो का एरिया होगा वो इफेक्टिव एरिया लेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे, इस पे अब क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से करेंगे। फोटोन का असली कॉन्सेप्ट हम लोग बना लिए, इसमें थोड़ा टाइम लगा है बिकॉज फोटोन पूरे हर जगह यूज होना है, एटम न्यूक्लियस सब जगह फोटोन का यूज होना है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए ताकि यूज करेंगे इफेक्टिव यूज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।